नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग का तहे दिल से एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में स्वागत करती हूं। तो देखिए दोस्तों, कल की क्लास मैं नहीं ले पाई थी, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूं। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाई थी। और आज जो हम लोग की श्रृंखला चल रही है, जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ की त्रिपाठी जी की पुस्तक से, तो उसमें हम लोग कल परसों क्या था कि हम लोगों ने द्विवेदी युग समाप्त कर दिया था। द्विवेदी युग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आज की इस क्लास में छायावाद का आगमन हो चुका है, तो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए टॉपिक है कि गाधी युग का साहित्य। गाधी युग का साहित्य क्या था, कैसा था, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। गाधी युग का साहित्य यथार्थ और स्वप्न। यथार्थ का मतलब जो है जैसा है, यानी कि सत्य, और स्वप्न की अभिव्यक्ति। समय दिया है 1920 से लेकर के 1947 तक। तो आज इसके विषय में चर्चा होगी, तो चलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 1920 से लेकर 1947 तक के साहित्यिक कालखंड को हमने गाधी युग कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि किस कालखंड को गाधी युग कहा जाता है, तो याद रखिएगा 1920 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। इस युग में हमारे स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन नेताओं ने किया, उनमें गांधी अग्रगण्य एवं सर्वाधिक मान्य है। इस युग में, यानी कि जो ये गांधी युग चल रहा था, तो उसमें जो स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जिन जिन नेताओं ने किया, उनमें सबसे आगे कौन थे? गांधी जी थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और दुर्भाग्य से उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी की हत्या कर दी गई थी कब? 1947 के में, जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके तुरंत बाद। ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त किया, किंतु सत्ता के भागीदार नहीं हुए। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त तो कर दिया, देश को आज़ादी तो दिला दी, लेकिन क्या हुआ? सत्ता के ये भागीदार नहीं हुए, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी। पराधीन भारत में उन्होंने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। वे विवेच्य युग के इतिहास पुरुष एवं संघर्ष नायक है। वे विवेच्य युग, विवेच्य का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पे जब विचार किया जाता है, तो यहाँ पर तो युग के बारे में कहा गया है, तो विवेच्य युग का मतलब हो जाएगा कि मतलब ऐसा युग जिसके बारे में चर्चा की जा रही है या फिर विचार किया जा रहा हो, उसी को विवेच्य युग कहा जाता है। ठीक है। तो ये इस विवेच्य युग के इतिहास पुरुष एवं संघर्ष नायक हैं। इस युग का साहित्य प्रधान रूप से इसी ऐतिहासिक संघर्ष की वाणी है। गांधी इकहरे राजनीतिज्ञ नहीं थे। वे राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलग नहीं रखते थे। उन्होंने हिंदी प्रचार आंदोलन में अन्यतम योगदान किया, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम इस कालखंड को गांधी युग कहना उचित समझते हैं। हम इस कालखंड को गांधी युग कहना उचित समझते हैं। ये कौन कह रहा है? ये जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ये बात कह रहे हैं। ठीक है। आई होप कि ये जितनी चीज़ें भी आप लोगों ने पढ़ी वो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे। महात्मा गांधी के कारण स्वाधीनता आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचा। जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था वो देश के कोने कोने में पहुंचा। किसके कारण? महात्मा गांधी के कारण। अब राजनीति केवल गोष्ठी की बात नहीं रह गई, वह जन सामान्य तक पहुंची और अखिल भारतीय बनी। यह गांधी जी का महान योगदान था। इसके कारण स्वाधीनता आंदोलन भक्ति आंदोलन जैसा लोकोन्मुख एवं अखिल भारतीय आंदोलन बना। देखिए क्या दिया है। आप लोगों ने जब भक्ति काल पढ़ा था, तो भक्ति काल में कहा गया था ना कि भक्ति आंदोलन जो था वो कैसा था? लोकोन्मुख था और अखिल भारतीय था। तो इसमें भी दिया गया है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से, जैसे जो राजनीतिक बातें थी, तो ये सब अब गोष्ठी की बातें नहीं रह गई थी। ये जन सामान्य यानी कि जो आम जनता थी उन तक पहुंच चुकी थी। और ये सारे जो आंदोलन स्वाधीनता को लेकर हो रहे थे, स्वतंत्रता को लेकर के हो रही थी,
तो वो क्या थी, जन सामान्य तक पहुंच चुकी थी, यानी कि आम जनता तक पहुंच चुकी थी और यह अखिल भारतीय बन चुका था। तो वही दिया है कि इन सब कारणों की वजह से स्वाधीनता आंदोलन भक्ति आंदोलन के जैसा ही लोकोन्मुख एवं अखिल भारतीय आंदोलन बना। स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य लौकिक, अधिक मूर्त एवं जन सामान्य के जीवन से अधिक संबद्ध था, इसलिए वह भक्ति आंदोलन से भी अधिक जीवंत बना। देखिए क्या दिया है कि जो स्वाधीनता आंदोलन है उसका लक्ष्य कैसा था, उसका लक्ष्य लौकिक था और बहुत ही ज़्यादा मूर्त था और जन सामान्य यानी कि जो आम जनता थे, आम लोग थे, तो उनके जीवन से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह भक्ति आंदोलन से भी ज़्यादा क्या बना, जीवंत बना। गांधी जी केवल राजनीति की बात नहीं करते थे, वे समग्र जीवन पर दृष्टिपात करते थे। सिर्फ राजनीति की ही बातें नहीं करते थे गांधी जी, समग्र जीवन यानी कि आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे मतलब जीवन से जुड़े सारे दृष्टिपात मतलब सारे विषयों पर वो क्या करते थे, मतलब बात करते थे। इसलिए उनका प्रभाव राजनीति के अतिरिक्त वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा। 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति का भारतीय नेताओं ने स्वागत किया। इस क्रांति का गंभीर प्रभाव जनमानस पर पड़ा। 1917 में रूस की क्रांति, अक्टूबर की रूस की क्रांति ये है। तो देखिए जो ये रूस की क्रांति है तो ये विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, आज भी है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो रूस की क्रांति हुई थी तो इसके परिणाम स्वरूप जो रूस में राजशाही एक हुकूमत चल रही थी तो उसका अंत हुआ था और सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका प्रभाव भारतीय नेताओं पर पड़ा, यानी कि जो ये क्रांति थी भारतीय नेताओं ने स्वागत किया। क्यों किया, क्योंकि इस क्रांति से प्रभावित होकर के मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए थे आपके भारतीय नेता लोग। तो इससे क्या था कि ब्रिटिश शासन का ये लोग मतलब विरोध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से उत्साहित हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे, जो भी कह लीजिए आप, क्योंकि इस क्रांति से इन्हें एक मार्ग मिल गया था भारतीय नेताओं को कि हम लोग किस प्रकार से ब्रिटिश शासन को अपने देश से उखाड़ फेंक सकते हैं। और ये जो क्रांति हुई थी ना, रूस की क्रांति, तो इससे जो भारतीय जैसे दलित वर्ग थे, जैसे जो कह सकते हैं जो शोषित वर्ग थे, जैसे किसान मजदूर ये सब हैं, तो इन्हें भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिली थी इससे। वो भी अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दिए थे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए मतलब आवाज़ उठाना इन लोगों ने भी शुरू कर दिया था इसी क्रांति के बाद से। 1918 से लेकर 1947 तक का समय राजनीतिक संघर्ष के अभूतपूर्व रूप में तीव्र होने का समय है। इस काल में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों से भी संबंध जोड़ा। इस काल में यानी कि 1918 से लेकर 1947 का जो काल रहा है, तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे, यानी कि भारत में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, तो उन्होंने विदेशी स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो विदेशी लोग थे, विदेशों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, तो उससे संबंध जोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। अधिकांश देशी रियासतों के शासकों को छोड़कर भारतीय जनता के सभी वर्गों का हित ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खदेड़ देने में था, इसलिए वे सब स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। इसीलिए स्वाधीनता संग्राम में किस प्रकार का परिवर्तन आया, गुणात्मक परिवर्तन आया। देखिए भारतीय जो जनता थी सभी वर्गों का मतलब सभी वर्ग के लोग, शुरुआत में जब जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ कुछ लोग, जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए, जो क्रांतिकारी लोग थे, तो वही सिर्फ इसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो मतलब जनता थी, आम जनता थी, जैसे कि जो स्त्री पुरुष किसान और मजदूर वर्ग के लोग हो गए, तो सारे लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मतलब अपने देश से मुस्लिम साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग इस स्वतंत्रता यानी कि स्वाधीनता आंदोलन में सभी लोग शामिल हुए, बढ़ चढ़ करके सभी लोग भाग लेने लगे, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी ने उसी मात्रा में दमन चक्र भी तेज किया जिस मात्रा में लोग ब्रिटिश को अपने देश से खदेड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, उसी मात्रा में उसी प्रकार जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य तो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, वो भी इन्हें जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो दमन चक्र की नीति अपनाई। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े कांड किए थे। देखिए 1919 में जलियांवाला बाग
की घटना हुई। कब? 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई। इसमें बहुत से बेकसूर लोग की जाने गई थी। बहुत ही एक प्रकार का नृसंहार हुआ, क्या बोलते हैं उसको, नरसंहार, हाँ सॉरी, सोचने में इतना टाइम लग गया, नरसंहार हुआ था। ठीक है। देश के औद्योगिक नगरों में हड़तालें होने लगी। जो उस समय भारत देश में जो औद्योगिक नगर थे तो उनमें उन लोगों ने क्या किया, हड़तालें शुरू कर दी। 1921 के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान आंदोलन तीव्र हुआ। 1921 के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान आंदोलन क्या हुआ, तीव्र हुआ। इसी वर्ष सुदूर दक्षिण में मोपाला विद्रोह हुआ। इसी वर्ष यानी कि 1921 में ही सुदूर दक्षिण में मोपाला विद्रोह हुआ। मोपाला विद्रोह भी बहुत ही खतरनाक विद्रोह था। देखिए सुदूर दक्षिण में यहाँ जो आपका जो केरल का राज्य होता है वो आ जाएगा इसमें। तो ये जो मोपाला विद्रोह था तो दक्षिण पश्चिम भारत के जो मालवार क्षेत्र हैं तो उसमें एक हिंसक संघर्ष हुआ था। बहुत ही खतरनाक वो भी था। तो वही मोपाला विद्रोह है। ठीक है। उधर पंजाब में भी सिख किसान आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। उधर यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र है तो वहाँ पर जो सिख किसान थे तो वो भी आंदोलन की राह पकड़ रहे थे। यानी कि जो आपका स्वाधीनता आंदोलन का संग्राम चल रहा था एक प्रकार से, तो उसमें सभी लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में सवाल बन सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1925 में। 1925 देखिए 26 दिसंबर 1925 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर सबसे पहली बार हुई थी? कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस के समाजवादी दल का प्रादुर्भाव हुआ जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। भारतीय राजनीति में किसान मजदूरों के संगठन पर बल देने वाला वामपंथ प्रभावशाली और मजबूत होता जा रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष, 1946 में नौसेना विद्रोह और विश्व युद्ध के उपरांत समाजवादी शक्तियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, इन सब के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। देखिए इतने सारे आंदोलन हुए, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, 1947 में भारत स्वाधीन हुआ यानी कि भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट, तो आप लोग भी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ इस बीच सक्रिय नहीं थी। यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सांप्रदायिकता का सहारा लेती थी। उनके कारण भारत का विभाजन हुआ और गांधी जी की हत्या हुई। प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ यानी कि जो ये सारे आंदोलन चल रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बदले में मतलब प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। जो आपके विरोध में जो शक्तियाँ खड़ी थी वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेंगी ना जिससे इनका भी नुकसान हो। तो वही है कि इस बीच में जो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ है वो ऐसा नहीं है कि वो सक्रिय नहीं थी, वो लोग सक्रिय थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिलता है, भारत का विभाजन हो जाता है। स्वाधीनता यानी कि भारत को आज़ादी तो मिलती है लेकिन आज़ादी के बाद ही भारत का क्या होता है, विभाजन होता है। सबसे बड़ा विभाजन का उदाहरण आपका पाकिस्तान बैठा है ना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद ही, और गांधी जी की हत्या भी हुई थी। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इस दौर में हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई। इस दौर में यानी कि जो ये सारे आंदोलन वगैरह चल रहे थे तो इस दौर में भी हिंदी के साहित्य में अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन ने हिंदी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे रचनाकार दिए, उसी प्रकार स्वाधीनता आंदोलन की देन क्या है, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं,
निराला जी हैं, प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा हैं। स्वाधीनता का लक्ष्य इस युग में अधिक स्पष्ट हुआ, वैज्ञानिक दृष्टि अधिक सक्रिय हुई। इस दौर में फ्रायड के मनोविश्लेषण का प्रभाव भी रचनाकारों पर पड़ा। अतः इस काल में रचित साहित्य पर इन सभी विचारों का प्रभाव मिलता है। इस कारण साहित्य में जहाँ एक ओर यथार्थ को परखने की दृष्टि आई, वहीं दूसरी ओर कल्पना प्रवणता अवलोकित हुई। वैज्ञानिक दृष्टि स्वाधीन चेतना से मिलकर यथार्थपरक और कल्पनाशील हुई। यथार्थपरकता और कल्पनाशीलता ऊपर ऊपर से ही परस्पर विरोधी लगती है। वैज्ञानिक विकास जब ज्ञान के नए क्षितिज खोलता है तो मनुष्य इस ज्ञान के आलोक में जीवन जगत का नया परिचय प्राप्त करता है। वह इन्हें पहले से अधिक समझता है। यह यथार्थ की बेहतर परख हुई, लेकिन यही नई जानकारी उसे कल्पना के पंख भी प्रदान करती है। स्वाधीन चेतना केवल राजनीति के ही क्षेत्र में सक्रिय नहीं होती, वह दृष्टि चिंतन और भाव क्षेत्र को भी नई संभावनाओं की ओर उन्मुख करती है। कल्पना भाव जगत को पुनर्व्यवस्थित करती है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात की ओर संकेत करते हुए लिखा है, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। महत्वपूर्ण लाइन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, छोटा सा कथन है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, तो देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। यहाँ देखिए जो शुक्ल जी का ये कहने का आशय क्या है, समझिएगा उसको, कि जो ज्ञान होता है तो ज्ञान केवल क्या होता है कि दिमाग को नहीं बल्कि किसको प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है। ज्ञान से केवल दिमाग ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि हृदय भी प्रभावित होता है। ठीक है, जब ज्ञान बढ़ता है तो क्या होता है, मनुष्य की जो सोच होती है वो भी बढ़ती है, उसकी मनुष्य के अंदर की जो संवेदनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं वो भी विकसित होती हैं। तो मतलब सीधा सिंपल सा कहने का आशय है कि ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है, यानी कि ज्ञान के साथ मनुष्य का केवल दिमाग ही नहीं बल्कि हृदय भी विकसित होता है। ठीक है, इस काल के साहित्य में यथार्थ का आग्रह और कल्पना का उपयोग दोनों दिखलाई पड़ते हैं। यथार्थ आग्रह प्रधानता कथा साहित्य में और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है। यथार्थ आग्रह प्रधानता कथा साहित्य में, तो देखिए जो ये आधुनिक युग, आधुनिक काल जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कथा साहित्य यानी कि जो कथा कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपन्यास वगैरह, तो इसमें वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को दिखाया जाता है। वास्तविक जीवन की सच्चाइयाँ मतलब जैसे कि जो सामाजिक अन्याय वगैरह हो गया और स्त्रियों की क्या स्थिति है, जैसे बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, तो इन सब चीज़ों को उसका यथार्थ रूप यानी कि जीवन की सच्चाइयों को दिखाया जाता है। और कल्पना प्रवणता काव्य के क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है, यानी कि जो कविता में कवि लोग अपनी क्या होती है, अपनी भावनाएं, उनकी भावनाएं जो है और कल्पनाएं हैं, तो उसको बहुत ही सुंदर ढंग से वो लोग प्रस्तुत करते हैं कविता के माध्यम से। ठीक है, कथा साहित्य में भी कल्पना प्रवणता है। प्रेमचंद में यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान भी है। निराला, प्रसाद, पंत आदि के काव्य में यथार्थवादी रंग भी है। महादेवी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुलकर उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई है। महादेवी वर्मा, आप लोगों ने भी उनके रेखाचित्र संस्मरण वगैरह पढ़े होंगे, उनकी कथा कहानियाँ जो उनकी रचनाएं हैं उनको पढ़ी होंगी, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि ये जानवरों को लेकर के समाज के मतलब इनकी रचनाओं में कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। वो समाज में जो जैसे जो पशु पक्षी वगैरह हैं, तो समाज में किस प्रकार से उन्हें देखा जाता है, किस प्रकार उनका अनादर किया जाता है, किस प्रकार की उपेक्षा जानवरों को मिलती है, तो ये सब इनके आप रेखा चित्रों में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो इनकी रचनाओं को आप लोग पढ़िए, बिल्कुल अलग हट करके इनकी रचनाएं हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो यहाँ दिया भी है कि महादेवी की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से है, जो खुल करके उनके रेखा चित्रों में प्रकट हुई है। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। स्वाधीनता आंदोलन किसके बिना असंभव था? स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था।
क्यों? देखिए, यदि लोगों के मन जो हैं और जो सोच है, अगर उसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं होती तो फिर जो आज़ादी का ये आंदोलन चल रहा था वो सफल ही नहीं हो सकता था। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं स्वाधीन होगी तब तक वो स्वाधीन आंदोलन में भाग ही नहीं लेते। ठीक है, तो इसके बिना तो असंभव था आज़ादी मिलना। तो वही चीज़ दिया है कि स्वाधीनता आंदोलन स्वाधीन मानसिकता के बिना असंभव था। 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसीलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक थी और स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न। पराधीनता यानी कि गुलामी क्या थी? हमारी राष्ट्रीय कलंक थी, और स्वाधीनता आज़ादी हमारा राष्ट्रीय स्वप्न। यथार्थ और आदर्श इस एक ऐतिहासिक स्थिति के ही दो पहलू थे। इसीलिए इस दौर के साहित्य में ये दोनों साहित्य के प्रेरक हैं। यथार्थ चित्रण के लिए सबसे समर्थ विधा उपन्यास ही थी। वह प्रेमचंद के उपन्यासों में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। देखिए, उपन्यास टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। उपन्यास को महाकाव्य का स्थानापन्न। स्थानापन्न का मतलब अगर इसको आप लोग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थान प्लस आपन्न। आपन्न का मतलब होता है किसी चीज़ की पूर्ति करना। ठीक है, किसी स्थान की पूर्ति करना। तो मतलब कह सकते हैं कि दूसरे का स्थान ग्रहण करना, जो दूसरे का स्थान ग्रहण करे। तो यहाँ पर किसका स्थान? महाकाव्य का स्थान कौन ग्रहण किया? उपन्यास। वही चीज़ दिया है कि जो उपन्यास है उसको महाकाव्य का स्थानापन्न कहा जाता है। यह साहित्य की अपेक्षाकृत नई विधा है। इसमें सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन को बहुत जटिलता में उभारी जा सकती है। इतिहास के प्रवाह को इसमें स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश इसमें सबसे ज़्यादा संभव है। किसमें? उपन्यास में। हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की। देखिए क्या दिया है कि जो उपन्यास लेखन था, उपन्यास लेखन की शैली जो एक विधा चल रही थी, वो कब से प्रारंभ हो गई थी? भारतेंदु युग से ही। क्योंकि आप लोगों ने भारतेंदु युग में भी उपन्यास विधा के बारे में पढ़ा कि भारतेंदु ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, या भारतेंदु मंडल से संबंधित जितने कवि रहे हैं उन लोगों ने भी उपन्यास लिखा। फिर आपने द्विवेदी युग पढ़ा तो उसमें भी बहुत से साहित्यकारों ने उपन्यास वगैरह लिखा है। लेकिन क्या दिया है? प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की है। प्रेमचंद की संवेदना अत्यंत व्यापक थी। प्रेमचंद की संवेदना बहुत ही व्यापक थी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेमचंद का हृदय है वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही उदार था। संवेदना का मैंने मतलब आप लोग को बताया था, एक मतलब सहानुभूति बोल सकते हैं, अनुभूति जिसे बोला जाता है। ठीक है, जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी उतनी ही सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे जो प्रेमचंद है तो उनका हृदय बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि वे समाज के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री पुरुष हो, किसान मजदूर हो, कोई भी हो, तो वो सबके सुख दुख को बहुत ही गहराई से समझते थे, बहुत ही गहराई से महसूस करते थे। ठीक है, और उनकी जो संवेदना है तो केवल कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ पर दिया है ना कि उनकी जो मतलब उनकी जो व्यापक, जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी उतनी ही सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। तो उनकी जो संवेदना थी तो वो कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं थी। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उनकी जो संवेदना थी ना तो वो संपूर्ण मानवता तक फैली थी, संपूर्ण समाज। मतलब अभी मैंने बताया ना कि उनका जो हृदय था तो वो सभी के दुखों को महसूस करते थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, स्त्री हो, कोई भी हो। तो इसीलिए इनकी जो दृष्टि है तो वो बहुत ही सूक्ष्म कही जाती है। ठीक है, उपन्यास विधा के चरम उत्कर्ष के लिए जिस सहज भाषा की शैली की आवश्यकता है वह भी प्रेमचंद के पास थी। देखिए, जो प्रेमचंद हैं
तो उनकी भाषा बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही प्रभावशाली है। ना तो उसमें कोई बनावटीपन है और ना ही इन्होंने किसी कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। आप जब प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे, प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब सारे ऐसे एकदम नॉर्मल, जो समाज में जैसा है बिल्कुल ऐसे यथार्थ उसको उतार देते हैं वो अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे उनकी रचनाओं को, उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों को, तो आप लोग को पता होगा कि इनकी भाषा कैसी है। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, देखिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कथन है, किसके प्रति? आपके प्रेमचंद के प्रति। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। तो आज की जो ये हम लोग की क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब कल की क्लास में हम लोग प्रेमचंद के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की कौन कौन से प्रमुख उपन्यास है, इन्होंने किस किस विधाओं में रचना की है, कहानियाँ वगैरह हो गई, तो उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।